प्राइमरी सेक्टर वाले रॉ मटेरियल निकालेंगे तब जाके सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग होगी। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू में आ जाएगा ये, कौन सा सेक्टर कौन सा सर्विस, तो दिस इज द टर्शियरी सेक्टर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर पेपर तो बन चुका है ना, अब पेपर के और कोई चेंज नहीं आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कंफ्यूजन रह गया होगा ना तो ये पढ़ के सारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। Hello dear kiddos, welcome to Concept Corridor. I'm your mentor Yogita Dhami. So today let's complete the one shot of chapter number 14 for class 6 social science, that is economic activities around us. The last chapter and the easiest chapter of your social science syllabus. बेटा इस चैप्टर में जो भी चीज़ आप पढ़ने वाले हो ना बहुत ही कॉमन है, पहले से आपको सब कुछ पता है, सुना हुआ है आपने। अब बोलोगे मैम पढ़ क्यों रहे हैं फिर? बेटा यहाँ पर आपको जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन पहले से है ना उसको हम रीअरेंज करेंगे और इतने में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सो करें स्टार्ट। Before we start, what are you supposed to do? Like this video. If you haven't subscribed yet, subscribe the channel. And if you feel this video is worth watching, do share it among your friends also. ठीक है? Now, let's get started. बेटा यूजुअली हम एसएसटी के चैप्टर के स्टार्ट कैसे करते हैं? कोड के साथ, जो स्टार्टिंग में दिया रहता है। लेकिन इस चैप्टर को हम नॉर्मली स्टार्ट करेंगे और कोड पढ़ेंगे लास्ट में, क्योंकि चैप्टर समझ में आ जाएगा ना तो कोड अपने आप ही आप खुद ही आंसर कर लोगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इस वर्ड को आपने ऑलरेडी सुना हुआ है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है, राइट? व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज? सच एक्टिविटीज विच आर गिविंग यू सम मॉनिटरी वैल्यू, राइट? क्या डेफिनेशन थी? द एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व मनी और परफॉर्म्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी और दैट क्रिएट्स द मॉनिटरी वैल्यू। मॉनिटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है? विच गिव्स यू द मनी बेसिकली, है ना, जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। नाउ व्हाट आर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ये सिर्फ मैंने डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे लिया हुआ है, अदरवाइज इस चैप्टर में ये डेफिनेशन नहीं आएगी, ये क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, है ना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जहां से आपको कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो मतलब वहां मनी नहीं मिलेगा। वो एक्टिविटीज क्यों की जाती हैं? जस्ट आउट ऑफ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। द बेस्ट एग्जाम्पल इज योर पेरेंट्स। Whatever they are doing for you, it is all because of love and care, right? So non-economic activities. Understood? Now, coming to this is our focus here. What are economic activities? बेटा economic activities आज से अगर 10-15 years यानी 20-30 years पहले लेते हैं, है ना, उस टाइम पे अगर पूछते तो सिर्फ लोगों के पास कुछ गिने चुने प्रोफेशन के नाम होते थे। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्चर, है ना, कोई न्यूज़ रिपोर्टर, ऐसे, या फिर एग्रीकल्चर तो था ही एक। लेकिन आजकल 21st सेंचुरी में जहां पर इतने सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, यहाँ आजकल बेटा n नंबर ऑफ प्रोफेशंस आर देयर। आई थिंक बिना एग्जाम्पल मेरे बताए भी आप कम से कम 10-20 अभी हाथों हाथ लिख दोगे, है ना। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। एज द सोसाइटी प्रोग्रेस द नंबर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल AI, आजकल तो AI आ गया है ना, AI का जमाना है। AI, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, उनके सॉफ्टवेयर, उनके हार्डवेयर, है ना। उसके अलावा वर्किंग इन बैंक, स्कूल, होटल्स, ये तो बहुत कॉमन है, पहले से चलता हुआ रहा है। व्हीकल मैन्युफैक्चर, ड्राइविंग, देयर मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, डेली नीड्स के आइटम, मशीन, रेफ्रिजरेटर, AC, गीजर, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, राइट? इतनी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपके चारों तरफ हो रही है, लेकिन हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम कैसे डिफरेंस करेंगे एक सॉफ्टवेयर वाला जो मॉनिटरी वैल्यू है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसको एक बैंक वाले जो इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, राइट? तो इसके लिए होता क्या है? इसके लिए यहाँ पे बन गए हैं कुछ इकोनॉमिक सेक्टर्स। सेक्टर्स का मतलब है सिर्फ ग्रुपिंग। इकोनॉमिक सेक्टर्स आर सिंपली ग्रुप्स, राइट? सो डेफिनेशन क्या होगी? इकोनॉमिक सेक्टर्स आर ब्रॉड ग्रुप्स that include various activities that help with the economic prosperity of the nation. कुछ broadly ग्रुप्स बनाए गए हैं जहां पर एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सेग्रीगेट कर दिया गया, राइट? समझते हैं इसको। देखो, सो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन? कितने ग्रुप हैं भाई हमारे पास? हमारे पास हैं 3 ग्रुप, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ठीक है, सेक्टर का मतलब क्या बताया मैंने? ग्रुप। अब इस ग्रुप में क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं? ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहां पर हम डायरेक्टली नेचर से डील कर रहे हैं, मतलब नेचर से रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं, राइट? सो द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, जहां पर डायरेक्ट नेचर के साथ 1-to-1 हम कॉन्टैक्ट में हैं। अभी समझते हैं और, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा? बेटा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाती है प्रोसेसिंग, किसकी? जो रॉ मटेरियल निकला उसकी, यानी नेचर से जो रॉ मटेरियल मिला उसकी जब प्रोसेसिंग शुरू हो जाए, और प्रोसेसिंग कहाँ होती है? फैक्ट्रीज में, है ना। सो द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। यहां से अगर हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है तो यहां पे जाएगा, फिर यहां उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो सेकेंडरी सेक्टर। बेटा जरूरी नहीं है
कि रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर वाले ही हमें दें, हम डायरेक्ट भी नेचर से लेके उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी सबको हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल ड्राइव्ड फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर इनटू द प्रोडक्ट्स फॉर सेल और कंजम्पशन, यानी कि प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, सेकेंडरी सेक्टर में। क्लियर। नाउ कमिंग टू टर्शियरी सेक्टर। बेटा टर्शियरी सेक्टर में ऐसी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं जिससे कि इन दोनों को, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को असिस्टेंस मिल सके, राइट। तो यानी इसमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। मैंने क्या बोला, सर्विसेज। दिस इज द सर्विस सेक्टर। यहां से ऐसी सर्विसेज मिलेंगे जिससे इन दोनों को बेनिफिट हो सके। क्लियर। देखो, द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व सर्विसेज विच कंप्लीमेंट बोथ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, अभी लोड लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभी एग्जाम्पल्स इतने सारे पढ़ने हैं हमको, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसके साथ प्राइमरी सेक्टर। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर। मैंने क्या बताया, जहां पर हम रॉ मटेरियल जो कि डायरेक्टली नेचर से मिलता है उससे डील करते हैं, है ना। डेफिनेशन आपने पढ़ ली ऑलरेडी। द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर। आप पहले सोचो कि नेचर से हमें क्या क्या मिलता है। बेटा नेचर में प्लांट्स हैं, नेचर में एनिमल्स हैं, राइट, नेचर में सॉइल है। सो दीज ऑल आर इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, ब्रॉडली बता रही हूं अभी। देखो ये है एग्रीकल्चर, ऑब्वियसली, है ना, खेती पूरी, और दैट इज ऑल नेचर। इसके अलावा माइनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनिंग? जब हम अपनी अर्थ क्रस्ट की खुदाई करते हैं और वहां से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। जैसे आयरन निकाल लो आप, है ना। अब आयरन प्योर ऐसे नहीं, आयरन का रॉड निकाल लो, मीन्स आयरन का जो रॉ फॉर्म है जो नेचर से हमें मिलता है वो निकाल लो। ऐसी एल्यूमिनियम के ओर को निकाल लो, कोल निकाल लो, डायमंड निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। ठीक है, सो माइनिंग। नेक्स्ट कमिंग फॉर फिशिंग, अगेन it is a nature given product. Fish is obtained from the nature, right? So fishing. Livestock, raising livestock. यहाँ पर forestry में क्या हो रहा है, जो plant wood हमें दे रहे हैं उसको हम wood को काट रहे हैं, right? So again from nature we are dealing and we are getting the raw wood. Understood? Example देखो यहाँ पर, working involve cultivation of grain, vegetables from agriculture farm. उसके अलावा collecting wood from the forest, extracting coal from mines, fishing from fisheries, एग फ्रॉम पोल्ट्रीज। ये सारे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी हैं। ये देखो, ये क्या हो रहा है, ये भी फार्मिंग है लेकिन ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में। आपने देखा होगा वो जो ग्रीन कलर की एक कवरिंग होती है उसके अंदर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। स्पेशली ये एक्सट्रीमली कोल्ड प्लेसेस में यूज होता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो नेचर से तो काम हो रहा है ना। यहाँ पे देखो अगेन माइनिंग है, ये फिश फार्मिंग है। तो फिशिंग जो है वो जरूरी नहीं कि आप किसी बड़ी रिवर में जाके करो या ओशन में जाके करो। आजकल लोग फिशेस को घर में भी छोटा सा एक तालाब बना के वहां पाल लेते हैं, राइट। सो दैट आल्सो कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। फॉरेस्ट्री एंड हियर रेजिंग द लाइवस्टॉक। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखो एनसीईआरटी में, कैन यू थिंक ऑफ एनी प्राइमरी एक्टिविटीज दैट यू मे हैव सीन इन द पास्ट? What are the natural resources used in these activities? Name 2 of them and discuss in your class. बेटा इनके अलावा जो हमने डिस्कस कर लिए हैं उनके अलावा और कोई ऐसी 2 नेचुरल एक्टिविटीज के आपको नाम बताने हैं। कोई ऐसी एक्टिविटी है क्या जहां पर रॉ मटेरियल से डायरेक्ट हम डील कर रहे हैं? है कुछ ऐसा? यस बेटा, प्लांट्स सिर्फ ग्रेन से थोड़ी होते हैं। आप कॉफी प्लांटेशन कर लो, टी प्लांटेशन कर लो, आप कॉटन की खेती कर लो, तो वो भी तो अपने आप में एक प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, है ना। उसके अलावा मिनरल्स हैं, कोल ही थोड़ी सिर्फ मिनरल है, मैंने आप पहले ही बताया था। आप कोल भी निकाल सकते हो, डायमंड निकाल सकते हो, आप फॉसिल फ्यूल निकाल सकते हो। फॉसिल फ्यूल कहने पढ़ा हुआ है ना साइंस में, फॉसिल फ्यूल्स आर आल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, राइट, रॉ होते हैं वो। सो देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिए हुए हैं, ग्रोइंग कॉफी, टी प्लांटेशन, फॉसिल फ्यूल्स, एनीथिंग यू कैन राइट। हमें क्लियर? नाउ अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि प्राइमरी एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, पहले तो ये सोचो कि नेचर हमें क्या देता है। बेटा नेचर से हमें मिलते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। ये बेसिक चीजें हैं, राइट। सो प्लांट्स, एनिमल्स एंड मिनरल्स। अब प्लांट्स में से आप बाइफर्केशन कर लो, किसी भी प्लांट का नाम ले सकते हो आप। ग्रेन्स हैं, मिलेट्स हैं, कॉटन है, टी है, कॉफी है, नहीं तो सिंपल यूकेलिप्टस है। प्लांटेशन भी तो करते हैं लोग, है ना। उसके अलावा एनिमल्स, अब एनिमल्स में एग, लाइव स्टॉक, चिकन, ये तो हमने देख लिया। उसके अलावा हनी है, हनी भी उसका पूरा रियरिंग को एपीकल्चर बोला जाता है, एक अलग पूरा उसका साइंस है, राइट। एपीकल्चर, वहां पर हम कैसे हनी को रियर करते हैं, हनी निकालते हैं वहां से, दिस ऑल। ऐसी सेरिकल्चर होता है जहां पे हम सिल्क वॉर्म से डील कर रहे हैं, राइट। तो सिल्क वॉर्म से हम सिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? सो दीज ऑल कैन बी इंक्लूडेड हेयर इन एनिमल्स। कमिंग टू मिनरल्स, मिनरल्स में तो आप कोई भी किसी मेटल का नाम लिख सकते हो। एल्यूमिनियम है, आयरन है, कोल है, डायमंड है, दीज ऑल।
Am I clear? चलो आगे चलते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर क्या है, क्या बताया था मैंने, जहां पर रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग हो जाए, मतलब आपको कोई प्रोडक्ट मिल जाए, ऐसा प्रोडक्ट जो नेचुरली नहीं मिलता, उसको फैक्ट्री में बनाया जाता है उसकी प्रोसेसिंग के बाद, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग के बाद. ठीक है, देखो. So secondary sector includes the group of activities that involves the processing of raw materials. अब रॉ मटेरियल कहां से आ रहे हैं, कौन दे रहा है रॉ मटेरियल, प्राइमरी एक्टिविटी वाले, है ना. सो ज्यादातर जिन मटेरियल्स की प्रोसेसिंग होती है सेकेंडरी सेक्टर में, वो ज्यादातर मटेरियल आपको प्राइमरी सेक्टर से ही मिलते हैं. क्लियर? सो they are derived from primary sector into the product for sale or consumption. Here people are dependent on the outputs of the primary sector. प्राइमरी सेक्टर वाले रॉ मटेरियल निकालेंगे, तब जाके सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेसिंग होगी. जैसे फार्मर ग्रेन्स को उगाएगा, वो ग्रेन्स जब फैक्ट्री में जाएंगे, तब जाके मिल्स में जाके उसका फ्लोर बनेगा. बिना ग्रेन्स के फ्लोर तो नहीं बन सकता, बिना कॉटन के कपड़ा तो नहीं बन सकता. अंडरस्टूड? सो पहले रॉ मटेरियल प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा, तब जाके उसकी प्रोसेसिंग सेकेंडरी सेक्टर में होगी. हमें क्लियर? चलो, तो यहाँ पर ये प्राइमरी सेक्टर वाले कुछ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल जो हमें मिलते हैं, देखो ग्रेन्स है, प्रोसेसिंग हुई, आपको क्या मिल गया, फ्लावर मिल गया, है ना. इसके अलावा देखो टी लीव्स है, एक्सट्रैक्शन करोगे तो आपको टी मिल जाएगा. ऐसी मान लो सनफ्लावर है, सनफ्लावर इज अ रॉ थिंग, राइट, प्लांट से मिलता है, उसकी प्रोसेसिंग करके ऑयल निकाल दिया, तो फिर क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया. ऐसे देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट्स, प्रोसेसिंग ऑफ टी, ये मैंने बता दिया. कॉटन से यू कैन मेक क्लॉथ्स, सो प्रोसेसिंग हो गई. हियर वुड जो कि रॉ मटेरियल है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू फर्नीचर, तो प्रोसेसिंग हुई तो फर्नीचर बन गया, पेपर बन गया, सेकेंडरी सेक्टर वाला काम. अंडरस्टूड? और क्या है, देखो मिनरल है, आपने आयरन निकाला, मान लो आयरन का ओर निकाला, उससे बन गया आपका स्टील, उससे बन गए अदर प्रोडक्ट, कार बना दिया आपने, सो प्रोसेसिंग हो गई, सेकेंडरी सेक्टर का काम. क्लियर? और भी है देखो क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल क्या होता है, पेट्रोलियम. अब पेट्रोलियम को हम डायरेक्टली यूज ऐसा नहीं करते हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर वहां से आपको मिलते हैं एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, राइट. सो ये प्रोसेसिंग हो रही है, तो सेकेंडरी सेक्टर का काम हो गया. अंडरस्टूड? समझ में आया? यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं आपको एनसीईआरटी में. यह कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, जब लकड़ी आएगी, सीमेंट आएगा, मीन्स मिनरल से मिलेगा, राइट. उसके अलावा आपको वुड मिलेगा, दिस आयरन मिलेगा, तब कंस्ट्रक्शन. मैन्युफैक्चरिंग, ये फैक्ट्री का जितना भी काम है, ऑब्वियसली प्रोसेसिंग हो रही है, तो सेकेंडरी सेक्टर. अंडरस्टूड? नाउ बेटा अगेन सेकेंडरी सेक्टर सिर्फ इतना ही नहीं है, सेकेंडरी सेक्टर में कुछ हेल्प भी होती है. हेल्प इन द सेंस जैसे कि डेली यूटिलिटीज की चीजें हमें मिलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, वाटर सप्लाई हो रहा है, सोलर पावर, देखो सोलर पावर, सन एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, सेकेंडरी सेक्टर का काम है. अब यहाँ पे बच्चे कई सारे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं मैम यहाँ पर सन एनर्जी का यूज हो रहा है, तो सन तो रॉ है, राइट, सन एनर्जी इज अ रॉ थिंग, तो वो फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्यों आ रहा है, वो तो प्राइमरी में आना चाहिए. बेटा यहाँ पर हम सन एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं, सन एनर्जी को प्रोसेस किया जा रहा है थ्रू दिस मशीन्स, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, तो यहाँ पर ये फिर सेकेंडरी सेक्टर का काम हो जाएगा. समझ आया डिफरेंस? यहाँ पे देखो वाटर सप्लाई हो रही है, तो वाटर सप्लाई ऐसा नहीं होता कि आपको रिवर से सीधे पानी यहाँ पे घर में छोड़ दिया, पहले डैम बनेंगे, फिर वहां से उनकी प्यूरिफिकेशन होगा पानी का, तब जाके आपके घरों तक पहुंचता है वो, तो वहां प्रोसेसिंग हो चुकी होती है. हमें क्लियर? देखो यहाँ पर द सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रोड्स एक्सेट्रा, ये तो समझ में आ गया. प्रोवाइडिंग utilities like water, electricity, gas and other such necessities are also the part of secondary sector. क्लियर? सो अभी तक हमने क्या समझ में आया, अगर हम ब्रॉडली देखें तो रॉ मटेरियल का अगर डायरेक्ट यूज हो रहा है, रॉ मटेरियल से डायरेक्ट हमको मॉनेटरी वैल्यू मिल रही है, तो इसका मतलब वो प्राइमरी सेक्टर का है. अगर हम यहाँ पर रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर दे रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट बना दे रहे हैं उसका, फिर वो सेकेंडरी सेक्टर का काम हो जाएगा. समझ आया? चलो आगे चलते हैं. नाउ हियर डोंट मिस इट आउट, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, बेटा यहाँ पर ये बताया हुआ है आपको कि 2022 में कितने व्हीकल्स मैन्युफैक्चर हुए थे, मीन्स कितना आयरन, कितने दूसरे मिनरल थे, उनकी प्रोसेसिंग हुई और फिर इतने सारे आपको व्हीकल मिले. ठीक है, देखो 45 lakhs 4 व्हीलर जो हम कार अपने नॉर्मल पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं. कमर्शियल व्हीकल, ट्रक, ट्रैक्टर, बसेस 10.3 लाख. 3 व्हीलर जो ऑटो वाली कैटेगरी में आते हैं 8.6 लाख एंड 2 व्हीलर्स 2 crores. सी द डिमांड, इतने बने हैं बेटा, इतना प्रोडक्शन हुआ है तो क्यों हुआ होगा, क्योंकि इतनी डिमांड होगी. उनको पता होगा जो इंडस्ट्री वाले हैं कि भाई इतना बिकेगा, है ना. जब डिमांड होती है तभी इतना प्रोडक्शन भी होता है, ऐसे नहीं होता, ये तो बर्बाद हो जाएगा.
यस, सो सी और पॉपुलेशन। चलो आगे चलते हैं। नाउ हियर लेट अस एक्सप्लोर क्या दिया हुआ है। Now that we have seen some examples of secondary sector activities, can you name 2 more economic activities in the secondary sector? ऐसा ही सेम क्वेश्चन प्राइमरी सेक्टर के लिए भी किया था, है ना। यहाँ पे आपको 2 खुद से बताने हैं। आप कुछ भी ऐसा लिख सकते हो जहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है, प्रोसेस्ड चीज भी लिख सकते हो, वो भी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है, इजी है ये वाला, खुद से आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो मूविंग अहेड। नाउ कमिंग टू टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या है बताया, क्या बताया था मैंने, सर्विस सेक्टर, राइट। सो इट इज अ group of activities that involve the provision of services which complement both primary and secondary sectors। अब इस बात को समझो पहले क्या लिखा हुआ है बेटा। यहां पर बताया हुआ है कि ये ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है जिसके वजह से प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर अपना स्मूथली काम कर सकते हैं। अब कैसे, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मान लो फार्मर, सबसे सिंपल प्राइमरी सेक्टर का है क्योंकि वो ऑब्वियसली डायरेक्ट आपको नेचर से ग्रेन्स ग्रो करवा रहा है ना, तो रॉ मटेरियल से बेसिकली डील कर रहा है, राइट। नाउ अब बेटा ग्रेन्स ग्रो करवाने के बाद जब उसकी क्रॉप फ्लरिश हो गई, उसके बाद उसको क्या करना है, उसको वो ग्रेन्स को बेचना है, या तो मिल में या तो फिर जाके मार्केट में, राइट। अब वो ग्रेन्स को मिल तक कैसे लेके जाएगा, तो यहां पर आता है आपका टर्शरी सेक्टर। सो ट्रांसपोर्टेशन, दैट ट्रक ड्राइवर, ऑल आर द पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर। क्लियर। अब ये तो हो गया प्राइमरी वाला। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी। बेटा सेकेंडरी वालों ने मान लो प्रोसेस किया, प्रोसेस करके अपना फ्लोर बना लिया उस ग्रेन से, अब फिर उस फ्लोर को बेचना भी तो है ना। तो जितने भी ये शॉप्स होती हैं, रिटेल्स होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं जो कि सामान बेच रहे हैं, अगेन दे आर द पार्ट ऑफ द टर्शरी सेक्टर्स। समझ में आया। सो हाउ इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। आगे देखो, these economic activities provide support to the people involved in primary and secondary activities। समझ में आ गया कैसे कैसे वो सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं। कमिंग टू एग्जाम्पल, द ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग द ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्म टू द फैक्ट्री और द मार्केट। या तो आप डायरेक्ट मार्केट में लाके बेच दो, या तो आप फैक्ट्री में पहुंचाओ, लेकिन दोनों के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर टर्शरी सेक्टर। कमिंग नेक्स्ट, द फ्रूट और वेजिटेबल वेंडर, जो जाके बेचेगा, जो पर्सन, अगेन टर्शरी सेक्टर। देयर आर द टेक्नीशियंस हु रिपेयर एंड सर्विस द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। बेटा देखो आयरन निकला, उससे मशीन बन गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बन गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब अगेन उसको कभी दिक्कत हो जाए तो कभी रिपेयर भी तो कोई करेगा, सो दैट रिपेयर वाला टेक्नीशियन टर्शरी सेक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रिशियंस हु इंश्योर्स द रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाना प्रोसेसिंग के बाद इज द सेकेंडरी सेक्टर। लेकिन अगर इलेक्ट्रिशियन नहीं होगा तो उसको सेटअप कौन करेगा, हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आएगी कैसे, है ना। सो दैट इज द प्राइमरी टर्शरी सेक्टर। समझ आया। चलो देखो यहाँ पर, सो हेल्थ केयर, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सारे के सारे आपके टर्शरी सेक्टर में आते हैं। बेटा सिंपल भाषा में पता है क्या इसको हम बता सकते हैं, जो आप जूनियर क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कितने टाइप के सर्विसेज होती हैं आपके आसपास, है ना, पढ़ा है ये। जैसे आपके पास पुलिस मैन है, टीचर है, बैंकिंग वाले हैं, लॉयर है, पढ़े हैं ये सारे के सारे टर्शरी सेक्टर के पार्ट हैं। ठीक है। सो दैट्स व्हाई टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एमसीक्यू में आ जाएगा ये। कौन सा सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर में इंक्लूड करते हैं, टर्शरी सेक्टर। ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है आपके पास, डॉक्टर हैं, राइट, डॉक्टर, नर्स, टीचर्स, लॉयर्स, पायलट्स, एयरपोर्ट में जितने भी काम कर रहे होते हैं, जो मेट्रो स्टेशन में काम करते हैं, और एवरीवन दैट इज द पार्ट ऑफ टर्शरी सेक्टर। ठीक है। आगे देखो, सो कम्युनिकेशन सर्विस थ्रू विच द मोबाइल इंटरनेट वर्क्स, दोज सॉफ्टवेयर डेवलपर, सर्विसेज एट होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, स्कूल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, शॉप, वेयर हाउस, एवरीवेयर, दिस इज द टर्शरी सेक्टर। समझ आ गया व्हाट इज द डिफरेंस। चलो आगे चलते हैं। एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरडिपेंडेंस अमंग दीज सेक्टर्स। बेटा सेकेंडरी सेक्टर किस तरीके से रॉ मटेरियल डिपेंडेंट है प्राइमरी सेक्टर पे, है ना, और टर्शरी सेक्टर किस तरह से अपना रोल दिखा रहा है दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे, ये हमने देख लिया है। नाउ अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इंटरडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ वन स्टोरी ऑफ वन ब्रांड, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। सुना होगा आपने, है ना, पक्का उसका बटर भी खाया होगा। नाउ ये अमूल की शुरुआत हुई कहाँ से और किस तरीके से हुई, ये हमें यहाँ पे समझना है। ठीक है। पहले तो अमूल का फुल फॉर्म क्या होता है पता है, ए स्टैंड्स फॉर आनंद, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है। अब ये कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई थी समझते हैं यहाँ पर, विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। डेयरी कोऑपरेटिव फ्रॉम फार्म टू प्लेट,
These days, farmers in Gujarat greet each other with the pails of the milk. बेटा सुबह सुबह वो अपना जो गाय होती है उनके पास उनका दूध निकालते हैं और उसके बाद वो ड्रम में भर के लेके चले जाते हैं उसको बेचने के लिए. कहाँ? इन द डेयरी. डेयरी का मतलब क्या होता है बेटा? डेयरी इज अ प्लेस वेयर मिल्क इज कलेक्टेड एंड स्टोर्ड. वहाँ पे सब जगह से लोग आके अपना मिल्क बेचते हैं. सो वहाँ कलेक्शन होता है और वहाँ पे स्टोर होता है वो. ठीक है. तो यहाँ पर वो मिल्क देते हैं और बाय द एंड ऑफ द मंथ उनको उनका मनी मिल जाता है. डिपेंडिंग कि कितना उन्हें मिल्क दिया है, कैसा क्वालिटी है, उसके बेस पे उनको पैसे दिए जाते हैं. ठीक है. सो दिस वे दे आर अर्निंग द मनी. सो प्राइमरी सेक्टर, राइट. लेकिन ये सेम स्टोरी जो आज हम देख रहे हैं ये आज से 40 ईयर्स 1940 में ऐसा नहीं था पहले, राइट. सो इन अर्ली 1940s farmers in Anand district would sell milk to the neighboring villages. और वो कैसे करते थे? With the help of cycle or walk they used to go and sell their milk in the nearby village, right? लेकिन गुजरात में होती है बहुत गर्मी और गर्मी के टाइम पे दूध खराब हो जाता है, दूध फट भी जाता है ना, कर्डलिंग हो जाती है. तो ऐसे में जितना भी उनके पास दूध होता था वो सारा का सारा बेच नहीं पाते थे, बर्बाद हो जाता था. Then what they started doing? They started searching for the person जिसको हम बोल सकते हैं मिडिल मैन. मिडिल मैन क्या होता है? इसको हम हिंदी में बिचौलिया बोलते हैं, है ना. वो बोलता है कि भाई तुम्हें मुझे इतना कमीशन देना पड़ेगा तब मैं तुम्हारा काम करूंगा, राइट. सो ये जो मिडिल मैन था वो उनसे बहुत ही सस्ते रेट में उनका दूध खरीद के लेके जाता था और फिर बेच देता था, राइट. तो ऐसे में जो वहाँ के फार्मर्स थे उनको लगता था कि भाई हमारे साथ तो ये गलत हो रहा है, वी आर बीइंग हरास्ड, राइट. अब हुआ क्या? इसके बाद वो बड़े परेशान हो गए और फिर वो गए किसके पास? सरदार वल्लभ भाई पटेल. उस टाइम पे वो कौन थे? एक प्रोमिनेंट नेशनल लीडर थे गुजरात से, राइट. तो उनके पास लोग गए और उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ इसका सोल्यूशन निकालो. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला कि भाई तुम डिपेंडेंट क्यों हो मिडिल मैन पे? मिडिल मैन की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं बेटा. द पर्सन हु इज बाइंग द गुड फ्रॉम द प्रोड्यूसर एंड सेल देम टू द कंज्यूमर. भाई प्रोड्यूसर से वो ले रहा है, कंज्यूमर को बेच दे रहा है और बीच में ले रहा है अपना कमीशन, यानी वो पैसे ले रहा है उस चीज के. ठीक है. तो इन्होंने बोला कि तुम ये मिडिल मैन पर डिपेंडेंट क्यों हो, अपना एक कोऑपरेटिव बना लो. Now what is the meaning of cooperative? बेटा कोऑपरेटिव कोऑपरेशन वर्ड से बना हुआ है, राइट. अब यहाँ पर होता क्या है? जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना वही लोग मिलके एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं. सो कोऑपरेटिव इज अ ग्रुप जहां पर लोग वॉलंटरीली खुद से आते हैं, बोलते हैं हम यहाँ पे काम करेंगे, राइट. लेकिन अकॉर्डिंग इन अ फॉर्मल वे. ऐसा नहीं कि मर्जी है कि आज आ रहे हैं कल नहीं आ रहे हैं, हम नहीं करेंगे आज नहीं देंगे, ऐसे नहीं. एक प्रॉपर रूटीन से फॉर्मल वे से यहाँ पर काम होता है. दे ओन देयर कोऑपरेटिव एंड डिसीजन आर टेकन बाय द मेंबर्स कलेक्टिवली. यानी उनके ऊपर उनका कोई बॉस नहीं होता, वो खुद मिलके अपने खुद के बॉस होते हैं, अपने खुद के लिए वो डिसीजन लेते हैं मिलके. गॉट इट. सो इन्होंने बोला भाई ऐसे एक कोऑपरेटिव को स्टार्ट करो, तुम लोग मिडिल मैन को छोड़ दो, राइट. फिर यहां से शुरू क्या होता है? द ग्रुप टेकिंग केयर ऑफ एंटायर ऑपरेशन ऑफ मिल्क कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन देमसेल्फ. द फार्मर्स टुक द सरदार पटेल्स एडवाइस. और फिर यहाँ पर सेटअप हुआ किसका? अमूल का, राइट. यहाँ पे किसके अंडर में हुआ था? इट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ त्रिभुवन दास पटेल, द लॉयर एंड द फ्रीडम फाइटर, एंड डॉक्टर वर्गीज कुरेन जो कि एक इंजीनियर थे और उन्होंने काम किया था एक मिल्क फैक्ट्री में इन मुंबई. ठीक है. यहाँ पर पिक्चर भी दी हुई है, देखो यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, ये देखो. सो हियर ऑन द लेफ्ट साइड वर्गीज कुरेन एंड हियर त्रिभुवन दास पटेल. ठीक है. नाउ फर्दर क्या हुआ? सो दे स्टार्टेड ऑल दिस कोऑपरेटिव. दिस इनिशिएटिव ब्रॉट फार्मर्स इंक्लूडिंग वुमेन टुगेदर एंड गेव देम कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ द मिल्क. बेटा देखो खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, खुद ही सेल भी कर रहे हैं, है ना. नाउ the milk producers collectively made their own decisions on the matters such as production, pasteurization. What is the meaning of pasteurization? ये साइंटिफिक वर्ड है बेटा. पेस्चराइजेशन में एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर मिल्क को हम ऑलमोस्ट 70 डिग्री तक हीट करते हैं और फिर एकदम से ठंडा करते हैं, राइट. सो दिस इज बेसिकली टू किल द बैक्टीरियाज. देखो अ प्रोसेस बाय विच मिल्क इज प्रिजर्व्ड थ्रू हीटिंग टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस टू किल द हार्मफुल बैक्टीरियाज. और सिर्फ हीट ही नहीं करते, फिर इमीडिएटली उसको ठंडा भी किया जाता है. ठीक है. तो पेस्चराइजेशन भी होने लग गया. एंड द सेल ऑफ मिल्क. द टास्क वर शेयर्ड बाय एवरीवन. यहां पर बेटा जब कलेक्टिवली काम होता है तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी होता है, राइट. सो इट वाज शेयर्ड बाय एवरीवन व्हिच हेल्प्ड रेज देयर इनकम ग्रेजुअली. दे डिड नॉट नीड द मिडिल मैन आफ्टर दैट. और इससे हुआ क्या? फर्दर धीरे 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 इनका कोऑपरेटिव बड़ा होते गया तो ऑब्वियसली मिल्क प्रोडक्शन भी बड़ा होता जाएगा, है ना. अब इतना सारा मिल्क उनके पास आने लग गया, है ना. तो फिर उन्होंने क्या किया?
उनको लगा कि भाई इतना ज़्यादा दूध आ रहा है, इतना सेल तो होगा नहीं, तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको प्रोसेस किया जाए। यस, मिल्क की प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई फैक्ट्री में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्ट्री? बहुत ही कॉमन वर्ड लग रहा है ना, लेकिन डिफाइन करने के लिए आ गए तो कैसे करोगे बेटा? फैक्ट्री कहाँ होती है? बिल्डिंग्स में होती है, राइट? सो फैक्ट्री इज बेसिकली अ बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग जहां पर किसी भी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग होती है। देखो, बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड और वेरियस कंपोनेंट्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो बेटा इसी मिल्क से इन्होंने मिल्क का पाउडर बनाना स्टार्ट कर दिया है ना, मिल्क पाउडर, बटर। आगे देखते हैं। Now today the cooperative has wide range of milk product and many more processing plants and factories all over India. अब ये जो अमूल है इसकी फैक्ट्री सिर्फ गुजरात में ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी जगह है, राइट? और इसके प्रोडक्ट की लिस्ट बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, चलो, सो नाउ व्हाट विल हैपन? अब इतने सारे प्रोडक्ट इनके बने तो फिर बेचना भी पड़ेगा, है ना? तो फिर यहां पर कौन आ गया? These products are then transported and sold in both small and large retail shops. रिटेल शॉप मीन्स बेटा ऐसी शॉप जो कंज्यूमर को सामान दे सके, 1 to 1, है ना? देखो, द सेल ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज बाय द एंड कंज्यूमर रादर देन द रीसेल। यानी कि एक ऐसी जगह होती है जहां पर बिल्कुल थोक के भाव सामान मिलता है, लोग ट्रक भर भर के लेके जाते हैं, फिर अपनी शॉप पे रख के बेचते हैं, राइट? नो, नॉट दैट। रिटेल का मतलब है जहां पर 1 to 1 सीधे कंज्यूमर को सामान दे सको, यानी आप एक चिप्स का पैकेट भी खरीद सकते हो, एक सिर्फ बटर का पैकेट भी खरीद के आ सकते हो। ठीक है, दैट रिटेल। सो रिटेल शॉप ऑल ओवर द कंट्री एंड इनफैक्ट दे ऑल्सो एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब ऑब्वियसली बाहरी कंट्री में बेचना, लेकिन डेफिनेशन आ गई तो बेटा एक्सपोर्ट में क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को एक कंट्री में बनाया जाता है और दूसरी कंट्री में जाके उसको सेल कर देते हैं, है ना? देखो, export goods and services that are produced in one country and sold to buyers or consumers in the another country. ठीक है, तो यहां से इनके शुरू होती है फिर रिटेल एंड एक्सपोर्ट की कहानी। ठीक है, सो दिस वाज अमूल। अब यहां पर जो हमने 3 सेक्टर्स पढ़े, हाउ दे आर इंटरलिंक्ड। बेटा मिल्क प्रोडक्शन, रॉ, प्राइमरी सेक्टर, लेकिन ज्यादा हो गया तो फैक्ट्री सेटअप हो गई, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई, सेकेंडरी सेक्टर, जब प्रोडक्ट्स बने तो बेचे भी गए, सो टर्शरी सेक्टर, राइट? सो ऑल 3 सेक्टर्स इन 1 स्टोरी। अंडरस्टूड? चलो चलते हैं आगे। नाउ हियर बेटा यहां पर अगेन वही सो मैंने बताया आपको कैसे दीज आर लिंक्ड, हाउ दीज 3 सेक्टर्स आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ दिस अमूल स्टोरी। दिस इज गिवन हियर। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ हियर डोंट मिस इट आउट, जस्ट लाइक अमूल देयर आर मेनी अदर मिल्क कोऑपरेटिव अंडर ब्रांड्स। नंदिनी आपने सुना होगा, मदर डेयरी बहुत कॉमन है, दिल्ली का है, राइट? इसके अलावा और देखो, विजया फ्रॉम आंध्र प्रदेश, केवी फ्रॉम नागालैंड, सुधा फ्रॉम बिहार। बेटा इस तरीके से और भी कई सारे कोऑपरेटिव हैं। आगे फर्दर क्वेश्चन पूछा हुआ है, नाउ कैन यू नेम 1 मोर कोऑपरेटिव अराउंड यू। बेटा इस तरह के सिर्फ मिल्क के कोऑपरेटिव नहीं है, हैंडलूम्स के कितने कोऑपरेटिव हैं, जो हैंडवर्क लोग काम करते हैं। आजकल इतनी फैक्ट्रीज आ गई, मशीन्स आ गई हैं, सस्ता सामान मिल गया है, तो हैंडलूम्स कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं लोग, तो उसको बचाने के लिए उसके भी कोऑपरेटिव बने हुए हैं। ठीक है, सो यू कैन सर्च एंड राइट दिस आंसर ऑन योर ओन। ठीक है, हैंडलूम कोऑपरेटिव मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। चलो मूविंग अहेड। नाउ हियर जर्नी ऑफ वुड टू पेपर, कौन कौन से स्टेप्स हैं सारे दिखाए हुए हैं। अब आपको यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करना है इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स। ठीक है, मैं बता रही हूँ, मेरे से पहले आंसर करने का ट्राई करो, अगर समझ में आ गया है तो ऑलरेडी आंसर कर चुके होगे। ठीक है, देखते हैं। चलो ये वाला है वुड कटिंग, ऑब्वियसली रॉ, सो प्राइमरी। यहाँ पर अगेन उनका अरेंजमेंट हो रहा है, सो स्टिल प्राइमरी। यहाँ पर इसकी लोडिंग होनी शुरू हो गई है बेटा, लोडिंग यानी इसको पहुंचाया जा रहा है फॉर प्रोसेसिंग। सो यहाँ पर ये आ गया टर्शरी सेक्टर। ठीक है, सो लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन बोथ विल बी अंडर द टर्शरी सेक्टर। नाउ यहाँ पर इसकी हो रही है प्रोसेसिंग। देखो वुड से बन गया पेपर, तो प्रोसेस हो चुका है कहाँ पर? फैक्ट्री के अंदर, तो क्या होगा? सेकेंडरी, राइट? सो दिस इज द सेकेंडरी सेक्टर। ये क्या हो रहा है? ये वुड को, ये पेपर को जाके गोडाउन में रख रहे हैं, सेफ। ठीक है, अब बेटा गोडाउन में रखा जा रहा है सेफ्टी के लिए, सो दिस इज द टर्शरी सेक्टर। वाई? बिकॉज यहाँ पर पेपर तो बन चुका है ना, अब पेपर के और कोई चेंज नहीं आ रहा, पेपर में पेपर की प्रोसेसिंग नहीं हो रही, बस उसको स्टोर करके रखा जा रहा है। सो दिस इज द टर्शरी सेक्टर। ठीक है, नाउ अब इस पेपर को गई प्रिंटिंग वाली फैक्ट्री में, प्रिंट होना शुरू हो गया, तो फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। सो प्रिंटिंग इज अगेन अ विच सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। क्लियर? और इसके बाद फिर यहाँ पे आ गए ये बुक शॉप में, जो से कि हम खरीद रहे हैं, सो दिस इज द टर्शरी सेक्टर। Am I clear? So this is the whole, these are the sectors in which this whole journey is divided. Clear?
चलो चलते हैं आगे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री इकोनॉमिक सेक्टर्स इन दिस टैबुलर फॉर्म. अगर थोड़ा सा भी कहीं पे कंफ्यूजन रह गया होगा ना तो ये पढ़ के सारा क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. ठीक है, देखो फटाफट से. बेसिस ये है डिफरेंशिएशन का. सबसे पहले मीनिंग क्या है बेटा? मीनिंग ऑफ दीज ऑल सेक्टर्स. प्राइमरी सेक्टर क्या है? एक्टिविटीज दैट ऑब्टेन रॉ मटेरियल डायरेक्टली फ्रॉम नेचर. यहाँ पे सीधे रॉ मटेरियल मिलता है. यहाँ पर प्रोसेसिंग हो जाती है. एक्टिविटीज दैट कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पर एक्टिविटीज दैट प्रोवाइड द सर्विसेज. अब सर्विसेज यानी रिटेल वाली, कुछ भी लिख सकते हैं. फर्दर कमिंग टू नेचर ऑफ वर्क. यहाँ पे किस टाइप का नेचर ऑफ वर्क होता है? यहाँ होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना. हम नेचर से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं प्राइमरी में. यहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स. यहाँ पर अगेन सर्विसेज प्रोवाइडेड. कैसे? मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से लाने में, इनको ले जाने में, बेचने में, कुछ भी. तो यहाँ पे से सर्विस प्रोवाइडेड. नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? इन व्हाट इट इन्वॉल्व्स लैंड, वाटर, मिनरल, फॉरेस्ट. यहाँ पर व्हाट इट इज इन्वॉल्विंग? फैक्ट्रीज एंड मशीन्स, राइट. यहाँ पर who they are involving in this tertiary sector, labor, people are providing the service, right. So यहाँ पर लोगों का, people का inclusion है. ठीक है. नेक्स्ट टाइप ऑफ आउटपुट. यहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है. यहाँ पर आपको फिनिश्ड और या फिर सेमी फिनिश्ड गुड्स मिलते हैं, यानी प्रोडक्ट मिल जाता है. यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर सर्विसेज हैं, राइट. ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज हैं. यहाँ पे लोग आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा. कमिंग हेयर एग्जाम्पल्स, एग्रीकल्चर, फिशिंग, कुछ भी लिख सकते हो. यहाँ पर मेकिंग, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन, एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे बता दिए. यहाँ पर टीचिंग, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, डॉक्टर, शॉपकीपर्स, एन नंबर्स. क्लियर? सो दीज आर द थ्री सेक्टर्स जो हमने अभी पूरे पढ़ लिए हैं. गॉट इट? चलो चलते हैं आगे. नाउ लेट्स एक्सप्लोर. लिस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन योर नेबरहुड एंड लेबल देम अप्रोप्रिएटली एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. Draw arrows to show how they are connected to each other, in what ways they are dependent on each other. What would happen if any of these activities cease to exist? अगर नहीं होगी तो. ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिए हुए हैं, समझते हैं उनसे फटाफट से. देखो राइस ग्रेन आए तो उसके बाद फ्लोर मिल में जाना है उनको. कैसे जाना है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो खराब हो जाएगा, है ना. फ्लोर मिल अपना काम नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज द सेकेंडरी. नाउ फ्लोर मिल से ये गए शॉप तक, तो अगेन ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी. लेकिन सिर्फ टर्शरी यहीं तक नहीं है, टर्शरी यहाँ पर भी है और बीच में यहाँ ट्रांसपोर्टेशन भी होगा. ठीक है. अगेन हाउ, अगर ये फ्लोर मिल यहाँ से गायब हो गई, मान लो सेकेंडरी सेक्टर को गायब कर दो आप, तो शॉप तक फ्लोर कहाँ से आएगा? तो फिर अगेन वहां पर फिर एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो पाएंगी. ठीक है. और देखते हैं, मान लो रियरिंग ऑफ सिल्क हुई, यानी कि सिल्क मिल रहा है, तो ये क्या है? प्राइमरी सेक्टर है. ठीक है. अब इससे बन गया फैक्ट्री में जाके क्लॉथ, तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर, राइट. अगर उसकी प्रिंटिंग हो गई, सिल्क में अलग अलग डिजाइन बन गए क्लॉथ में, तो फिर वो भी क्या है? सेकेंडरी सेक्टर है. लेकिन ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है? ये पूरे के पूरे प्राइमरी यानी सिल्क की रियरिंग पे डिपेंड है. अगर सिल्क की रियरिंग कोई करेगा ही नहीं तो सिल्क कहाँ से लेके आएंगे? फिर कहाँ से बनाएंगे कपड़े? ठीक है. सो फुली डिपेंडेंट. ना फर्दर इसके बाद इनकी सेलिंग हो गई तो टर्शरी सेक्टर. अगर सेलिंग की जगह डिजाइनिंग हो गई, आजकल डिजाइनर क्लॉथ बन रहे हैं, है ना, तो जो डिजाइनर पीपल हैं, जो डिजाइनर्स हैं, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस टर्शरी सेक्टर. ठीक है. अब इनमें से अगर आप कोई भी एक पार्ट को हटा दो, अगर इसको हटाते हो तो आगे का काम ही नहीं होगा. इसको हटाते हो, अगर क्लॉथ ही नहीं बनेगा तो डिजाइनर क्या करेगा? फिर तो कुछ नहीं कर सकता, उसको कपड़ा चाहिए पहले डिजाइनिंग करने के लिए, है ना. सेलर को अगेन यहाँ पे अच्छे ब्यूटीफुल प्रिंट चाहिए, तभी जाके वो अच्छी सेल हो पाएगी उसकी. समझ आया? सो ये दो मैंने एग्जाम्पल लिए, इसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हो. Am I clear? चलो मूविंग अहेड एंड नाउ कमिंग टू दिस कोट विच वी ऑलवेज स्टडी इन द फर्स्ट, लेकिन इस चैप्टर में हम लास्ट में पढ़ रहे हैं. ठीक है. कहाँ से लिया गया है बेटा? ये अर्थशास्त्र से लिया गया है, जो कि कॉटनले ने लिखा था. क्या लिखा हुआ यहाँ पर? The root of prosperity is economic activity. The lack of it brings the material distress. पहले तो prosperity का मतलब क्या होता है बेटा? prosperity का मतलब होता है कोई संपन्न खुशहाल देश. देश is a just additional I am saying, लेकिन prosperity मतलब होती है खुशहाली, जहाँ पे बिल्कुल sufficient सब कुछ available हो, किसी चीज की कमी ना हो. ठीक है. So the root of prosperity is the economic activity. Obviously, the lack of it brings the material distress. अगर इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रॉपरली नहीं होंगी तो मटेरियल मिलेगा ही नहीं, फिर तो सामान नहीं मिलेगा, है ना. तो मटेरियल डिस्ट्रेस. द एब्सेंस ऑफ फ्रूटफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज endanger both the current prosperity and the future growth.
बेटा किसी भी कंट्री में अगर अच्छी तरीके से, फ्रूटफुल तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं होंगी, इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमने अभी 3 पार्ट्स में पढ़ी, अगर वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो जो करंट प्रॉस्पेरिटी है वो भी इंडेंजर हो जाएगी। और आने वाले टाइम पे क्या कोई कंट्री, कोई नेशन इस तरह से ग्रो कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो वहां पर फ्यूचर ग्रोथ भी रुक जाएगी। करेक्ट? सो दैट्स व्हाई दीज इकोनॉमिक सेक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Am I clear? Chalo. So with this, we are done with this chapter. I hope you were able to understand each and every part. But still, having any doubt or facing any difficulty, comment. I will revert back. Okay? All the best for your examination, and do tell me your marks after your examination when you get the result. Okay? Chalo. Take care and bye bye.